हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हम लास्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक कर रहे थे? तो हमारा टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक बार मैं टाइटल लगा दूं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये टॉपिक में स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी इंट्रोडक्शन याद करवा दूँ। सिंपल मैंने आपको सिखाया था, देर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट इज नथिंग बट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द इजी कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हमने फ्रेंड सिखा था दैट इज नथिंग बट कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स करवाए थे। बेसिक प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सेक्शन 133 में लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करे वो हर एक कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। एंड सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बोल रहा था डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डायरेक्टर खुद ही लिख देगा कि मेरी कंपनी को जितने भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो हमने फॉलो कर दिया है। पर कहने से फ्रेंड्स ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन था, एंड अगर सेल्फ डिक्लेरेशन था इसीलिए सेक्शन 143 में हमने ऑडिटर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि आप चेक कर लो आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उन्होंने एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दो जगह पे दिए थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनीज एक्ट जो बोले वो सिर्फ कंपनीज को एप्लीकेबल होगा। अदर देन कंपनीज के लिए किसने बोला था? तो क्या आईसीएआई ने बोला था। पर यस, दोनों का कंटेंट सेम था, जस्ट दोनों का एप्लीकेबिलिटी कुछ अलग अलग था। सेकंड चीज मैं आपको याद करवा दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हुआ करता था दैट इज नथिंग बट एमसीए। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीए? इट इज नथिंग बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेक्शन 210 ए कंपनीज एक्ट 1956 में एक बॉडी का फॉर्मेशन किया था। दैट बॉडी इज नोन एज नाकास। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाकास? नाकास इज नथिंग बट नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नए कंपनीज एक्ट में वो बॉडी का नाम चेंज हो गया है, बॉडी का नाम है दैट इज नथिंग बट नाफरा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। फ्रेंड्स, ये नाफरा का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ के बाकी है, तो कि नाफरा का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कब हो गया? तो नाफरा का कॉन्स्टिट्यूशन 1 अक्टूबर 2018 को हो गया। तो आज की तारीख में नाकाज जैसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में एक ही है, कौन सा? नाफरा। नाफरा का जब तक मतलब सिंपल वहां पे लिखा था कि नाफरा का जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तब तक नाकाज जो बोले वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। पर कहने से फ्रेंड्स अब तो नाफरा का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तब कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे? नाफरा वाले। पूरी मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेटअप की आपको एक पूरा समझाया था। 1977 में आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का एक फॉर्मेशन किया था। एंड वो फॉर्मेशन होने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ वो लोग करते हैं, मार्केट में से कोई भी इश्यू पकड़ते हैं। उसके बाद अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बॉडी में से किसी को एक स्टडी ग्रुप में बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करेंगे। वो स्टडी ग्रुप वाले मिलके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाइक आईएफआरएस एंड लाइक आईएएस को बेस लेके इंडिया की इकोनॉमी को कंसीडर करके वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते थे। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेरियस बॉडी को सर्कुलेट करते थे फॉर रीडिंग पर्पस। वेरियस बॉडीज का जो भी कमेंट आए वो कमेंट को कंसिडर करके वो लोग क्या करते थे कि एक फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाते थे। वो फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट पब्लिक में रीड करने के लिए रखते थे। एंड पब्लिक का जो भी सजेशन आए वो सजेशन अगर प्रॉपर लगे तो वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मॉडिफाई करते थे। एंड फाइनली हम क्या करते थे? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नोटिफाई करते थे। फॉर योर नॉलेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कब से होता है? जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई हो तभी से वो एप्लीकेबल होगा। देर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 32 में से 2 निकल गए थे। AS6 निकल गया था, AS8 निकल गया था। AS6 कौन सा था? तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, एंड उसको मर्ज कर दिया था AS10 के साथ। एंड 10 का नाम कौन सा था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS8 भी निकल गया था जिसका नाम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड उसको मर्ज कर दिया था AS26 इंटेंजिबल असेट के साथ। मतलब लोग बोलते हैं 32, बट एक्चुअली 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, एक्चुअली जस्ट 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। 30 में भी फ्रेंड्स मैं आपको बोल दूं AS30, 31 एंड 32 अनाउंस हुए थे पर अभी तक नोटिफाई नहीं हुए। अभी मैंने बोला था जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई नहीं होता है तब तक आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? उसके बाद हर एक लोगों को थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन दिए थे, एंड इसीलिए हमने कहने से 2 पार्ट में बाइफरकेशन किया था, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में मैं आपको याद करवा दूं टोटल 5 कंडीशन थी। जिसकी इक्विटी और डेट आइदर लिस्टेड हो और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो इन इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर।
जिसका बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। कोई भी बैंकिंग कंपनी है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है। अच्छा, ये 4 कंडीशन के बीच में और था, अगर ऊपर के 4 में आप कहीं पे भी फंसे तो आपकी होल्डिंग एंड आपकी सब्सिडरी ऑटोमेटिकली लेवल 1 में आ जाएगा। लेवल 2 में मैं याद करो तो लेवल 2 में जस्ट 3 कंडीशन था, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो बट अप टू 50 करोड़ हो इन इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, जिसका बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा हो बट अप टू 10 करोड़ हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। कोई भी बैंकिंग कंपनी, अरे सॉरी, एंड ऊपर के 2 में आप फंसे तो आपकी होल्डिंग एंड आपकी सब्सिडरी भी वह कहां पे आ जाएगा, लेवल 2 में। एंड वो होल्डिंग सब्सिडरी का भी डेफिनेशन याद करा दूं, अगर आपके पास सामने वाली कंपनी के एग्जैक्ट 100% शेयर है तो आपके लिए होल्ली ओन्ड सब्सिडरी हुआ। 50 से ज्यादा है पर 100 से कम है तो आपके लिए सब्सिडरी हुआ। एग्जैक्ट 50 है तो आपके लिए एसोसिएट हुआ। 20 से ज्यादा पर 50 से कम है तो भी वो एसोसिएट हुआ। एग्जिट 20 है तो भी एसोसिएट है, 20 से कम है तो कुछ नहीं, 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। क्लियर। लेवल 1 टू एंड लेवल 2 एंड लेवल 3 में बाइफरकेशन करने की जरूरत ये थी, लेवल 1 वाले हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, पर लेवल 2 एंड 3 वालों को देयर आर सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहां पे हमने उसको फुल एग्जाम्शन दिया था, एंड बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने उसको पार्शियल एग्जाम्शन दिया था, जिसका मैंने आपको लिस्ट आपको लिखवा दिया था। कंपनी से लेवल 2 एंड 3 में फॉलो हो रहा है तो वो कहने से एसएमसी में फॉलो होगा। अदर देन कंपनी है लेवल 2 एंड 3 में फॉलो हो रहा है तो वह एसएमई में फॉलो होगा। कंपनी है लेवल 1 में आ रहा है तो वो नॉन एसएमसी में फॉलो होगा। कंपनी है सॉरी अदर देन कंपनी है लेवल 1 में आ रहा है तो नॉन एसएमई में फॉलो होगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स हमने आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाया था, उसका इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया था। पूरा बिजनेस का पर्पस चेंज हो गया है, बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया है, ई कॉमर्स बढ़ रहा है, कैपिटल मार्केट्स का टर्म्स सब कुछ चेंज हो गया है, और इसीलिए मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डिमांड बहुत बढ़ी है। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर किसी को भी अपनी कंट्री में लेना है तो सबसे पहले सामने वालों को समझ में आए वैसी लैंग्वेज में आपको अकाउंट्स को लिखना पड़ेगा। और इसलिए मैंने बोला था कि यस, इंडिया के पास 2 चॉइस थी, इंडिया कन्वर्ट हो जाए आईएफआरएस में, पर इंडिया कन्वर्ट नहीं हुआ। इंडिया ने कन्वर्ज्ड आईएफआरएस को ऑप्शन सेलेक्ट किया। कन्वर्ज्ड आईएफआरएस मतलब व्हाट, हमने आईएफआरएस को सेलेक्ट करके उसमें थोड़े बड़े चेंजेस कर दिए और उसका नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जिस मोमेंट पे मैंने बोला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया ने 2011 में इंडियस को इंप्लीमेंट करने का ट्राई भी किया था, बट ड्यू टू सम टैक्स प्रॉब्लम, वो सब कुछ टैक्स में भी प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से हम एक्चुअली इंडियस 2011 में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आफ्टर 2014 बजट, अरुण जेटली जी ने अपने बजट स्पीच में अनाउंस किया कि अब वो अर्जेंसी आ गई है कि इंडिया को ग्लोबल वर्ल्ड पे एक अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझ में आए वैसी लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, और हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला एवरी इंडियन कंपनी 2015 से 1/4/2015 से वॉलंटरीली सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, एंड 1/4/16 से मैंडेटरीली फेस वाइज फॉलो करना पड़ेगा। बस उतना बोलकर उन्होंने बजट स्पीच में स्टोरी खत्म कर दिया। जुलाई 14 में बजट आया। आफ्टर 7 to 8 months ये लोग लेके आए, दैट इज नथिंग बट कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। कौन सी डेट पर लेके आए? 16 फरवरी 2015 को वो रूल लेके आए, एंड वो रूल में पूरा इंडियस की एप्लीकेबिलिटी के रिलेटेड पूरा रोड मैप दिया था। रोड मैप में क्या था? 1/4/15 से इंडियन कंपनीज वॉलंटरली फॉलो कर सकती है। 1/4/15 से ही नहीं, अगर मेरी कंपनी 1 अप्रैल 18 से इनकॉर्पोरेट हुआ, मुझे 1 अप्रैल 20 से अगर मुझे वॉलंटरली फॉलो करना है तो कर सकता हूं। आंसर इसे अब कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अप्रैल 16 दैट इज नथिंग बट मैंडेटरी फेस 1। कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज्यादा है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉलो किया तो अगेन बोल रहा हूं, वॉलंटरी में भी सेम था, मैंडेटरी फेस 1 में भी सेम है। अगर आपने फॉलो किया तो 4 लोग करेंगे, दैट इज नथिंग बट होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। 1 अप्रैल 17 से कोई भी लिस्टेड कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, एंड बाकी की कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज्यादा है। पर याद करवा दो, अगर आपकी कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो हम उसको लिस्टेड मानने वाले नहीं है। आपने फॉलो किया, अगेन बोल रहा हूं, 4 लोग करेंगे, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। ये एक भी रूल 3 लोगों को एप्लीकेबल नहीं था। एक एनबीएफसी को एप्लीकेबल नहीं था, दूसरा बैंक वालों को एप्लीकेबल नहीं था, एंड तीसरा इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेबल नहीं था। क्यों एप्लीकेबल नहीं था उसकी स्टोरी बाद में समझा रहा हूं। अब समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट टाइम आपको जो नेटवर्थ चेक करना है वो 31 मार्च 2014 का चेक करना है।
वो भी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से चेक करना है। एंड इट्स एन ऑब्वियस, ये डाउट आना ही नहीं चाहिए, वो जो डेटा होगा वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा कि वो एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। इट्स एन ऑब्वियस वो आपका एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही होने वाला है। 31 मार्च 14 को एक बार नेटवर्थ वाले क्राइटेरिया में फंस गए तो सिंपल फंस गए, बाहर निकल नहीं सकते। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी नेटवर्थ उस दिन पे 500 से ज्यादा है, 250 से ज्यादा, तो आपकी डेट फिक्स हो गई। हाँ, पर अगर 250 से उस दिन ज्यादा है तो मुझे आज लग रहा है कि मेरी इंडेस एप्लीकेबल होगा 1/4/2017 से, हाँ कि ना। पर 2016 से पहले अगर मेरी नेटवर्थ 500 से भी बढ़ गया तो 17 की वेट नहीं करूंगा, 1/4/16 से मैं फॉलो करना चालू कर दूंगा। मान लो 31 मार्च 14 को मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा था, तो कहने से 1/4/16 से फॉलो करना पड़े। 2 साल में मैंने इतने सारे लॉसेस किए कि मेरी नेटवर्थ 250 से भी कम हो गया, तो भी कुछ नहीं, आपको 1/4/16 से फॉलो करना ही पड़ेगा। अच्छा, पर ये सब कुछ 31 मार्च 14 को जो चेक करना था ना, वो नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया चेक करना था। लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया तो कब चेक करेंगे, 1/4/17 को। अगर आपकी कंपनी 1 अप्रैल 17 को लिस्टेड है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, बाकी नहीं करना पड़ेगा। अगेन मैं आपको याद करवा दूं, अगर आपकी कंपनी एसएमई पर लिस्टेड है तो हम उसको लिस्टेड मानने वाले नहीं है। आपने वॉलंटरीली फॉलो किया या आपने मैंडेटरीली फॉलो किया, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इट मे बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और इट मे बी एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, उनको कंपल्सरीली ये इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर। सेकंड चीज, उसके बाद मैंने आपको समझाया था एनबीएफसी के लिए सब कुछ 2 साल पीछे था। सर 2 साल पीछे मतलब व्हाट, नॉर्मल कंपनी जो 2016 से फॉलो कर रहे थे वो एनबीएफसी 2018 से करेंगे। नॉर्मल कंपनी जो 2017 से कर रहे थे वो एनबीएफसी 2019 से करेंगे। पर एनबीएफसी कभी भी वॉलंटरली फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपने मेरी लैंग्वेज पर फोकस किया है तो मैंने 16 वाला 18 बोला, मैंने 17 वाला 19 बोला, मैंने 15 वाला 17 बोला नहीं है। मैंने एनबीएफसी कभी भी वॉलंटरीली फॉलो कर सकती नहीं है। अच्छा, जब ये मैं बोल देता हूं तो बहुत लोग अपने आप ऐसा समझ लेते हैं कि एनबीएफसी को नेटवर्थ भी 31 मार्च 16 को ही चेक करने का। आंसर इज नो, एनबीएफसी नेटवर्थ तो 31 मार्च 14 को ही चेक कर देगा। नेटवर्थ के लिए सबके लिए डेट सेम है। क्लियर। बैंक वालों को भी मैंने एक्सक्लूड किया था। लॉजिक इज दैट बैंक वालों को अकाउंटिंग में चेंज करने के लिए मैं नहीं बोल सकता, कंपनीज एक्ट नहीं बोल सकता, उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बोलेगा, आरबीआई। उन लोगों ने तो बहुत टाइम पास किया है। फर्स्ट बोला कि 1 अप्रैल 18 से इंडियन बैंक्स इंडेक्स फॉलो करना चालू करेंगे। हाँ, 18 को फॉलो करना चालू भी किया। 5 या 6 अप्रैल 18 को वो लोग नोटिफिकेशन लेकर आए कि नहीं नहीं इस साल हमारा काम नहीं है, नेक्स्ट ईयर रखो। तो 1 अप्रैल 19 से करेंगे। 19 भी चला गया। मार्च लास्ट वीक में, मार्च 19 के लास्ट वीक में ये लोग नोटिफिकेशन लेके आए। अब 1 अप्रैल 19 से भी नहीं करेंगे। अब जब तक आरबीआई फर्दर नोटिस ना दे तब तक इंडियन बैंक्स इंडेक्स फॉलो करने वाला नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए कौन बोलेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलेगा, IRDAI। एंड उन लोगों ने बोला है इंश्योरेंस कंपनी 1 अप्रैल 21 से इंडेक्स फॉलो करेगा। मुझे बोलने दो, इंडिया की इकोनॉमी के सबसे बड़े 2 सेक्टर, दैट इज नथिंग बट बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, आर नॉट फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड चीज, मैंने लास्ट में आपको ये भी क्लैरिफिकेशन दिया था, एज अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहने ही नहीं वाला है। आंसर इज नो। ये चेक किया, अगर मेरा क्राइटेरिया, मेरा लेक्चर आपने फर्स्ट सुना है तो मैंने बोला है इंडियन कंपनीज एंड उसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज्यादा है, वो लोग इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं। हार्डली इन इंडिया देर आर 13 to 15,000 कंपनीज, 10 to 15 के रेंज में बोल सकते हो, दे आर फॉलोइंग द इंडेक्स। अदर देन दैट कंपनीज दे आर फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, and other than companies like partnership, like proprietorship, they are following the accounting standards only. फ्यूचर में पैरेलल 2 चीज रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी रहेगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी रहेगा। पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा ना उसको एग्जैक्ट इंडेक्स जैसा बना देंगे। और यस, हमने वो बनाना चालू कर दिया है। 2016 से हमने ये काम चालू कर दिया है। कैसे? पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हुआ करता था जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, बहुत लिमिटेड स्कोप वाला था। उसको हमने चेंज कर दिया, नया AS10 लेके आए, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट लाइक इंडेक्स, थोड़े चेंजेस है, माइनर चेंजेस। पर यस, सेकंड चीज मैं आपको ये भी बोल दूं कि यस, हम पहले क्या करते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में प्रपोज्ड डिविडेंड नाम का कंसेप्ट पढ़ते थे। 2016 में उसको भी हमने चेंज कर दिया। पूरा वर्ल्ड प्रपोज्ड डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, और इसलिए इंडिया ने भी बोला कि हम प्रपोज्ड डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डिक्लेयर्ड डिविडेंड ही करेंगे। क्लियर। लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक पढ़ा था। आज का लेक्चर में नया पढ़ाना स्टार्ट करूं, सेम रूल में बोल दूं, ब्लैक पेन से कुछ भी लिखूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है।
रेड इंक में जो भी लिखूंगा वो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलो, अब प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे दिमाग में आ रहे हैं, अब शांति से आंसर देते रहना। रूल ऐसा है, एक बार अगर आपको इंड एस एप्लीकेबल हो गए, वंस इंड एस एप्लीकेबल, तो कहना इसे आपको जो फॉलो करना पड़ेगा ना वो लाइफ टाइम करना पड़ेगा, लाइफ टाइम एप्लीकेबल। मैं जब बोल रहा हूं एप्लीकेबल, मतलब इट मे बी पॉसिबल आपने वॉल्यूंटरी सिलेक्ट किया था कि आपने मैंडेटरी सिलेक्ट किया था, आपको इंडेस फॉलो करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दो, 1 अप्रैल 19 को होल्डिंग कंपनी ने वॉल्यूंटरीली फॉलो किया। क्लियर? उसका नेटवर्थ बेटवर्थ कुछ था नहीं, इसको इच्छा हो गई तो उन्होंने वॉल्यूंटरीली फॉलो किया। होल्डिंग तो करेगा, साथ में सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर को भी कंपलसरीली फॉलो करना पड़ेगा। एंड वो लोग ऐसा बोले कि 1/4/20 से अभी इस इंडेस में मजा नहीं आया, बहुत काम बढ़ गया है, हम एक काम करें 1/4/20 से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। अलाउड क्या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। भले आपने वॉल्यूंटरीली फॉलो किया था, आपने तो फॉलो किया था, साथ में आपका पूरा ग्रुप भी फॉलो करेगा, 110% उन लोगों को इंडेस फॉलो करना ही पड़ेगा। दूसरा चीज मुझे आज आपको क्लैरिफिकेशन ये देना है, 31 मार्च 14 को एक होल्डिंग कंपनी था जिसका नेटवर्थ था 550 करोड़, एंड उस टाइम उनके पास एक सब्सिडरी कंपनी थी। तो कहने से ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों 1/4/16 से इंडेस फॉलो करेंगे। पर सुन लो, बिफोर अडॉप्शन ऑफ इंडेस होल्डिंग कंपनी के पास जितने भी शेयर एसके थे, अगर मान लो उन लोगों ने 1 सितंबर 2015 को उसको सेल कर दिया, तो ऑन 1 अप्रैल 16 सिर्फ होल्डिंग कंपनी इंडेस फॉलो करेगा, सब्सिडरी कंपनी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है, 31 मार्च 14 जिस दिन हमने नेटवर्थ चेक किया, उस दिन हम दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप था, पर हम एक्चुअली जिस दिन इंडेस अडॉप्ट कर रहे हैं 1/4/16 को, उस दिन हम दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है ही नहीं। एंड अगर होल्डिंग क्यों नहीं है? रीजन, हमने 1 सितंबर 2015 को हर एक शेयर एच के पास जो एस के थे वो बेच दिया है, तो 1/4/16 को अगर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है ही नहीं, तो यस, सब्सिडरी कंपनी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम होगा। अगर उनको सेपरेट क्राइटेरिया, एंड वो नॉन लिस्टेड कंपनी है, उनको अगर कोई सेपरेट क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है तो इट में भी पॉसिबल सब्सिडरी कंपनी को भी फॉलो करना पड़े। उल्टा भी हो सकता है ना, हमने 1 सितंबर 15 को नहीं बेचा, हमने 1 सितंबर 2016 को बेचा। सिंपल इतना चेक करो, 31 मार्च 14 को आप दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप था तो क्या था? उस दिन आपको लग रहा था कि आपको इंडेस एप्लीकेबल होगा? हाँ लग रहा था। कब से लग रहा था? 1/4/16 से। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के जितने भी शेयर्स था वो शेयर्स कब बेचे? तो कहने से वो तो 1 सितंबर 2016 को बेचे। 1 सितंबर 2016 को बेचे, इसके लिए मैं ऐसा बोलूं कि वो लोग 1/4/16 का तो रिलेशनशिप में थे, और अगर 1/4/16 को अगर दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप था, गारंटेड बोल रहा हूं, सब्सिडरी कंपनी को भी इंडेस फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, कैसे समझाऊं? 31 मार्च 14 को एक होल्डिंग कंपनी था जिसकी नेटवर्थ 550 करोड़ था, तो आज हमको ऐसा लग रहा है कि वो 1/4/16 से इंडेस अडॉप्ट कर लेगा। उस दिन उसके पास कोई सब्सिडरी नहीं था, पर इंडेस एप्लीकेबल कब से था? 1/4/16 से। एच कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर परचेस किए, एंड वो शेयर परचेस कब किए? 1 सितंबर 2015 को। चेक करो, जिस दिन नेटवर्थ चेक किया उस दिन हम होल्डिंग सब्सिडरी का कुछ रिलेशनशिप नहीं था, पर उसके बाद अगर हमने अब शेयर एक्वायर किए, कुछ चेक नहीं करना है, लॉजिक पता चले तो लॉजिक इतना है, जिस दिन आप इंडेस अडॉप्ट कर रहे हो उस दिन आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ही इंडेस एप्लीकेबल होगा। उसके पहले शेयर परचेस कर लो तो भी रिलेशनशिप में आ जाओगे, उसके बाद शेयर बेच रहे हो एप्लीकेबिलिटी डेट के बाद, तो भी फर्स्ट डे पे अगर रिलेशनशिप में थे तो आपको इंडेस को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? अब थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट करो, सब ध्यान से यहां पे देखते रहना। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी नेटवर्थ है 550 करोड़, एंड इफ नेटवर्थ इज 550 करोड़,
फ्रेंड्स इंडेस एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? तो यस 550 करोड़ तो नेटवर्थ तो एप्लीकेबल। फ्रॉम विच डेट? तो कहने से आप आराम से बोल पाओगे 1/4/16 से उन लोगों को इंडेस एप्लीकेबल, कोई डाउट नहीं है। क्लियर सब लोग साथ में? अच्छा आगे जाओ। एबीसी लिमिटेड के पास एक सब्सिडरी है एंड वो सब्सिडरी है ना फ्रेंड्स, वो क्या है? XYZ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसकी अगर मैं नेटवर्थ चेक करूं तो उसका नेटवर्थ है 505 करोड़। इंडेस एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? यस इंडेस इज एप्लीकेबल। फ्रॉम विच डेट? तो 1 अप्रैल 18। फोकस करना, 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 18, 2 साल प्रॉब्लमेटिक है। कौन से? 16, 17 एंड 17, 18। मैं दोनों कंपनी का नाम लिख दूं, ये रहा ABC एंड ये रहा XYZ। 16, 17 एंड 17, 18 में होगा था क्या? ABC कहने से स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा एंड कंसोल, जस्ट अ मिनट, ABC लिमिटेड कहने से स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा। पर ABC को तो क्या एप्लीकेबल था? इंडेस एप्लीकेबल था। दोनों साल क्या होगा वो समझा दो फिर से। ये SFS भी बनाएगा, ये CFS भी बनाएगा एंड दोनों कंपल्सरीली बनाना पड़े किसके हिसाब से? इंडेस। XYZ इज अ सब्सिडरी एंड इफ इट इज अ सब्सिडरी तो कहने से उसको तो एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कौन सा? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड उनको तो इंडेस एप्लीकेबल नहीं था, उनको क्या एप्लीकेबल था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दिमाग लगाओ, दिमाग में प्रॉब्लम क्या है बताओ? होल्डिंग कंपनी है ना, उसको अपने डेटा जो प्रिपेयर करना है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना है। पर सब्सिडरी कंपनी है ना, वो सब्सिडरी कंपनीज को जो अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है। रूल ऐसा है, पेरेंट कंपनी जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करे उसके हिसाब से आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए। और कहने से पेरेंट कंपनी को तो इंडेस एप्लीकेबल थे, तो CFS भी किस पे बनना चाहिए? इंडेस के हिसाब से। होल्डिंग का डेटा इंडेस है, सब्सिडरी का डेटा AS है, हमको जो CFS बनाना है ना वो इंडेस के हिसाब से बनाना है। कहने से दोनों का डेटा कुछ अलग डायरेक्शन में चल रहा है। रूल ऐसा है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, मतलब सिंपल अगर प्रॉपर लैंग्वेज में बोलना है तो पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इन लोगों का डेटा अलग अलग है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सब्सिडरी कि अपने पूरा डेटा होल्डिंग के हिसाब से कन्वर्ट करके देना पड़े। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, XYZ दो के हिसाब से डेटा बनाएगा, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने खुद के स्टेक होल्डर को देने के लिए एंड फॉर द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, एंड दूसरा बनाएगा दैट इज नथिंग बट इंडेस के हिसाब से। एंड इंडेस के हिसाब से जो बनाएगा ना वो किसके लिए बनाएगा? तो कि होल्डिंग कंपनी को देने के लिए। रूल मेरा इतना याद रखना, जब होल्डिंग एंड सब्सिडरी दोनों के बीच में कुछ डेटा अलग अलग चल रहा है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब्सिडरी कि होल्डिंग के हिसाब से डेटा कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। पर्पस यही है। इन लोगों का प्रॉब्लम जो है ना वो 2 साल रहेगा। कब तक? 16, 17 एंड 17, 18। क्यों? क्योंकि 17, 18 के बाद तो कहने से NBFC को इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर NBFC को इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा तो टेंशन है ही नहीं। होल्डिंग का डेटा भी इंडेस के हिसाब से, सब्सिडरी का डेटा भी इंडेस के हिसाब से, तो दोनों की दुनिया सेम डायरेक्शन पर चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्लियर? अच्छा उल्टा समझाओ, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ABC NBFC, ABC NBFC जिसकी नेटवर्थ 550 करोड़, बोलो इंडेस एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? तो यस इंडेस इज एप्लीकेबल। नॉर्मल कंपनी को 16 से, तो कहना से NBFC कब से फॉलो करेगा? 1 अप्रैल 18, तो यहाँ पे डेट लिख दो उसका 1 अप्रैल 18 से। उसकी एक सब्सिडरी, अच्छा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सब्सिडरी, एसोसिएट जॉइंट वेंचर कुछ भी हो, सेम रूल एप्लीकेबल। उसकी एक सब्सिडरी XYZ, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी नेटवर्थ इज 505 करोड़। बोलो फ्रेंड्स इंडेस एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। कब से? तो कि 1/4/16 से। होल्डिंग कंपनी इंडेस अप्लाई करेगा 1/4/16 से, सॉरी 1 अप्रैल 18 से। सब्सिडरी कंपनी इंडेस अप्लाई करेगा 1 अप्रैल 16 से। तो मैं 3 साल के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19। क्लियर? अच्छा हम अगर बात करें
तो सबसे पहले एबीसी की बात करेंगे। एबीसी में दो चीज़ होगा, जस्ट मिनट, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट एबीसी। उनके वहाँ पे दो चीज़ होगा, एक होगा एसएफएस एंड एक होगा सीएफएस, एंड दूसरा चीज बात कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट एक्स वाई जेड की, एंड उनके वहाँ पे क्या होगा, जस्ट एसएफएस। आप मुझे आराम से बताओ 16-17 की पहले बात करें, एबीसी होल्डिंग कंपनी वो कहने से अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएगा। सीएफएस भी बनाएगा, वो किसके हिसाब से बनाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड मेरी सब्सिडरी कंपनी है उसको तो कहना से 1 अप्रैल 16 से इंडियस एप्लीकेबल थे, तो वो अपना जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो किसके हिसाब से बनाएगा, इंडियस। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ XYZ कि अपने पूरा डेटा एबीसी को, होल्डिंग कंपनी को, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। मतलब ये XYZ दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, एएस के हिसाब से भी बनाएगा एंड इंडियस के हिसाब से बनाएगा। चलो 17-18 चेक करें। 17-18 में भी कहना से एबीसी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, कंसोलिडेशन पर्पस के लिए भी क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पर यस मेरी सब्सिडरी क्या फॉलो करेगा, इंडियस। अगेन बोल रहे हो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सब्सिडरी का अपने पूरा डेटा होल्डिंग को कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। अच्छा 18-19 अब मजा है, होल्डिंग कंपनी को कहना से इंडियस एप्लीकेबल हो गए तो वो अपना स्टैंड अलोन इंडियस के हिसाब से बनाएगा। इवन कहने से कंसोलिडेशन भी किसके हिसाब से बनाएगा, इंडियस के हिसाब से बनाएगा। एंड यस XYZ लिमिटेड भी कहने से अपना स्टैंड अलोन इंडियस के हिसाब से बनाएगा। अगर फ्रेंड्स सबका डेटा अगर इंडियस के हिसाब से बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्लियर। अच्छा तीसरा एग्जांपल मेरा ध्यान से रखना, एबीसी लिमिटेड जो इंडिया में है, नॉर्मल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसकी नेटवर्थ है 550 करोड़। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसकी नेटवर्थ है 550 करोड़। सबसे पहले बोल दो उसको इंडियस एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, एंड फ्रॉम विच डेट, 1/4/2016 से। ये एबीसी लिमिटेड के पास दो सब्सिडरी है। कौन सी दो सब्सिडरी, एक XYZ लिमिटेड है जो इंडिया में है एंड जिसकी नेटवर्थ है 100 करोड़। फ्रेंड्स इंडियस एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल, तो कहने से मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दूँ नॉट एप्लीकेबल, एंड इफ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल तो वो कहने से जो अपना डेटा बनाएंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे। यस यहाँ पे बोल दूँ इन लोगों ने अपना अकाउंट जो प्रिपेयर किए थे वो इंडियस के हिसाब से किया था, और ये लोग क्या फॉलो करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा समझो, उनका एक और सब्सिडरी है दैट इज नथिंग बट PQR-INC। PQR-INC है ना, जो इंडिया में नहीं है वो यूएस में, जिसकी नेटवर्थ है 505 करोड़ डॉलर। ऑब्वियसली यूएस में है तो 505 करोड़ डॉलर होगा। हाँ ध्यान से, एबीसी इंडिया में था, नेटवर्थ 550 करोड़, तो आपने बोल दिया इंडिया सप्लाई कर दो 1/4/16 से। XYZ भी इंडिया में था जिसकी नेटवर्थ 300 करोड़ रुपीस। 100 करोड़ रुपीस मतलब सिंपल मैं बोल रहा हूँ इट इज़ अ नॉन लिस्टेड कंपनी, एंड अगर नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है तो आपने बोल दिया कि इंडिया सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो क्या फॉलो करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। PQR-INC जो इंडिया में नहीं है, जो यूएस में है, और यूएस में उसका जो भी नेटवर्थ का कैलकुलेशन होगा वो रुपीस में तो नहीं होगा, वो तो कहने से डॉलर में होगा। मेरा क्वेश्चन है उनको इंडिया से एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल। PQR-INC सोच के बताना, 505 इट्स मोर देन 500। बेइज्जत से बोल रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल। सर क्यों नॉट एप्लीकेबल, अरे लॉजिक तो लगाओ। आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस की कंपनीज को कैसे बोल सकते हो कि आप मेरा इंडिया का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो। ऑब्वियसली वो लोग कहने से अपने पर्टिकुलर रीजन पे, पर्टिकुलर कंट्री में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी बोले वो फॉलो करते हैं। सर तो हम लिख सकते हैं ना कि यूएस इज फॉलोइंग द IFRS, जरा सा भी 6/4 नहीं होने का। हाँ आपको एवरी कंट्री के लिए वहाँ पे क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं होगा, प्रेम से आंसर लिख के आने का। जो कंट्री है उसका गैप, गैप मतलब व्हाट, स्पेस है ना, ना गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यूएस में है तो यूएस गैप, कनाडा में है कनाडा गैप, ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलिया गैप, पाकिस्तान में है पाकिस्तान गैप। अगेन पाकिस्तान इज अ फॉरेन कंट्री है तो सिंपल, दुबई में है उसका गैप। जो भी कंट्री है उस पर्टिकुलर कंट्री का गैप आपको बोल देने का। मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, ABC, XYZ and PQR and standalone financial statement and the consolidated financial statement। ABC प्रेम से इंडियस फॉलो करेगा SFS के लिए, ABC CFS के लिए भी क्या फॉलो करेगा, इंडियस,
XYZ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड XYZ को तो कहना चाहिए CFS बनाना नहीं है, एंड PQR तो यूएस में है तो वो सिंपल वो यूएस का गैप फॉलो करेगा एंड उसको CFS बनाना नहीं है। सुन लेना, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ पर सही बोल रहा हूँ। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ XYZ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ PQR अपने पूरा डेटा ABC को इंड एस के हिसाब से कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। क्लियर? बड़ा सिंपल, आप इंडिया में हो पर आपकी सब्सिडी एसोसिएट का जॉइंट वेंचर आउट ऑफ इंडिया है तो वो अपनी कंट्री का फॉलो करेंगे, पर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब्सिडरी के डेटा होल्डिंग के हिसाब से कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। उल्टा भी हो सकता है ना, कैसे? ABC INC यूएस बेस्ड कंपनी जिसकी नेटवर्थ $505 करोड़, इट्स ऑब्वियस कि इंड एस इज नॉट एप्लीकेबल एंड वो लोग जो फॉलो करेंगे वो यूएस गैप फॉलो करेंगे। उसकी दो सब्सिडरी ABC लिमिटेड इन इंडिया एंड ABC नहीं करना है, नाम चेंज कर दो, XYZ लिमिटेड इन इंडिया एंड दूसरा PQR इन इंडिया। XYZ इन इंडिया है ना, जिसका नेटवर्थ है इन इंडिया डॉलर कैसे हो सकता है, ₹505 करोड़, एंड PQR है ना जिसका नेटवर्थ है ₹100 करोड़। अब आप आंसर दे पाओगे, ABC XYZ एंड द PQR, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SFS एंड CFS। बोलो, ABC तो इंडिया में था ही नहीं तो वो तो कहने से अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा यूएस गैप के हिसाब से, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा यूएस गैप के हिसाब से। XYZ इन इंडिया है जिसकी नेटवर्थ 505 करोड़ से ऊपर है तो उनको तो कहने से क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडिया से एप्लीकेबल हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उनको CFS बनाने की जरूरत नहीं है। PQR इन इंडिया है, स्पेसिफिकली आपको डाउट ना आए इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज़ अ अनलिस्टेड कंपनी। इफ इट इज़ अ अनलिस्टेड कंपनी तो कहने से वो अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएगा वो कहने से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएगा एंड उसको भी इंडेस CFS बनाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ XYZ एंड PQR कि अपने पूरा डेटा इंडेस के हिसाब से कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। क्लियर? सिंपल, मैंने आज क्लैरिफिकेशन क्या क्या आपको दे दिया, एक बार याद करवा दूं। जिस दिन आप इंडिया से अडॉप्ट कर रहे हो, वंस इंडेस एप्लीकेबल तो लाइफ टाइम एप्लीकेबल। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप आप जिस दिन इंडेस अडॉप्ट कर रहे हो उस दिन होना चाहिए, एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी दोनों का डेट अलग अलग है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब्सिडरी के पूरा डेटा होल्डिंग के हिसाब से आपको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। तीसरा चीज, फर्स्ट टाइम इंडेस अडॉप्ट करोगे ना तो बॉस आपको 3 बैलेंस शीट देना पड़ेगा। हाँ, लाइक समझो, एप्लीकेबिलिटी डेट, ऑफ इंडेस। मान लो मुझे इंडेस एप्लीकेबल है 1/4/16 से, तो मैं कौन सी 3 बैलेंस शीट बनाऊंगा पता है आपको? एक बनाऊंगा 31 मार्च 17 का, क्लियर? एक बनाऊंगा 31 मार्च 16 का। सर ये तो हमको भी पता था। तीसरी बोलो, तीसरी बैलेंस शीट बनाओगे आप 1/4/15 का बनाओगे। दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस शीट और इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंडेस। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंडेस। आप बोल रहे हो कि आपको इंडेस अप्लाई हुआ 1/4/16 से, पर लॉजिकली आप इंडेस का अकाउंटिंग कब से स्टार्ट कर रहे हो? 1/4/15 से। मतलब 15-16 वाला जो अकाउंटिंग होगा ना वो 2 बार होगा। आपने ओरिजिनली जो आपके स्टेक होल्डर को दिया होगा वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया होगा, पर जब फर्स्ट टाइम इंडेस अडॉप्ट करोगे तब 3 बैलेंस शीट बना के आपका पूरे डेटा को क्या कर दोगे? रिस्टेट करोगे। दिस इज द मेन। यहाँ पे आपका एक इंडेस 101 हो गया, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस, उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। मेरा वर्ड सुनना, 3 बैलेंस शीट बोला है, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोला है। मतलब बैलेंस शीट 3 बार बनाने का, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सब कुछ 3 बार बनाने की जरूरत नहीं है। सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? फ्रेंड्स, बैलेंस शीट की आइटम्स है ना वो कैरी फॉरवर्ड होता है, पर आपका ट्रेडिंग एंड P&L की आइटम कभी भी कैरी फॉरवर्ड होने वाला नहीं है। एंड अगर कहने से जो आइटम कैरी फॉरवर्ड होगा तो उसके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा। कौन सा प्रॉब्लम? अगर उसको मैं इंडेस के हिसाब से कन्वर्ट ना करूं तो फ्यूचर में देयर इज अ प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? कि मेरा थोड़ा डेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, थोड़ा डेटा इंडेस के हिसाब से हो। और इसलिए मैंने क्या बोला,
तीसरी नंबर के बैलेंस शीट बना के सब कुछ कन्वर्ट कर दो एज पर इंड एज। अच्छा, जिस मोमेंट पे एज पर इंड एज कन्वर्ट करोगे तो कहने से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डेटा कुछ अलग होगा, इंड एज के हिसाब से आपका वैल्यू कुछ अलग आया, वो 101 में सीखेंगे। जो भी डिफरेंस आए वो डिफरेंस आप एडजस्ट कर लोगे रिटेन अर्निंग में। क्लियर? चलो मुझे कोई बोलो तो अगर मैं 1 अप्रैल 19 से इंड एज अडॉप्ट करूं, मुझे 3 बैलेंस शीट समझाओ, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बैलेंस शीट 31 मार्च 20, 31 मार्च 19 एंड तीसरी बैलेंस शीट 1 अप्रैल 18। 1 अप्रैल 19 is known as applicability date. Applicability date of Ind AS. Clear? पर 1 अप्रैल 18 is known as effective date of transition. क्लियर? आपको भले आप बोल रहे हो कि आपको Ind AS 1/4/19 से एप्लीकेबल है, पर एक्चुअली आप Ind AS सब चेक करो तो आपको कब से था, 1 अप्रैल 18 से इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? बस फ्रेंड्स आज इतना है, मतलब आगे पढ़ा होगा, पर अभी पहले इतना एक बार नोट कर दे, बाद में आगे का पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स एक टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। चलो वहां पे लिखो एप्लीकेबिलिटी डेट फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज applicability date for non financial companies and non banking finance companies ब्रैकेट में लिख देना एनबीएफसी, एनबीएफसी आर डिफरेंट। सो फॉर द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या हम स्पेसिफिकली लिखे सो फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द एंटिटीज शुड अप्लाई द रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स, मतलब उनको जो एप्लीकेबल है वो फॉलो करने का। ब्रैकेट में लिख दो इंड एस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनको जो एप्लीकेबल है वो लोग फॉलो करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट लिखना ऑल कंपनीज applying Ind AS are required to present comparative Ind AS for 1 year। एग्जाम्पल लिखना if company covered, if company is covered under phase 1
need to give India's comparative for the year ended 31st March 16. Consequently, its date of transition to Ind AS will be 1st April 2015 एंड उसमें लिखो 3 बैलेंस शीट्स आर रिक्वायर्ड that is 31st March 17, 31st March 16, 1st April 15. क्लियर? आपको 3 बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट लिखना ओवरसीज सब्सिडरी, मतलब आउट ऑफ इंडिया वाली सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ Indian companies may prepare their stand-alone financial statements in accordance with requirements of specific jurisdiction but consolidated financial statements are as per Ind AS if applicable. मतलब अगर आपको इंड एस एप्लीकेबल है तो ही ये स्टोरी काम का आने वाला है. अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है तो आप जो CFS बनाओगे वो किसके हिसाब से बनाओगे? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखे इंडियन कंपनी which is a subsidiary associate or joint venture of a foreign company will prepare stand-alone financial statement as per Ind AS
if applicable. Once Ind AS applied voluntarily or mandatorily, then it applies लाइफ टाइम. एक बार अगर आपको एप्लीकेबल हो गया तो आपको लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स मैं अगर आपको नए और 3 टॉपिक ले लूं, हम सब जगह पे नेटवर्थ बोलते हैं. तो नेटवर्थ का कैलकुलेशन करना है आपको सेक्शन 257, सेक्शन 2 सबसेक्शन 57 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से. वहां पे स्पेसिफिकली लिखा है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड कौन से रिजर्व्स, दैट इज नथिंग बट ओनली क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट. मतलब रिवोल्यूशन रिजर्व यहां पे आप नहीं ले सकते बिकॉज रिवोल्यूशन रिजर्व इज नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट. कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम आप ऐड कर दोगे. अगर कोई भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. एंड अगर कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया है, नॉट रिटन ऑफ, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. क्लियर? ये सिंपल कुछ नहीं है, कंपनीज एक्ट में आपने सीखा होगा, सेक्शन 257 में उसका डेफिनेशन दिया है. अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला था इंडिया के पास 2 ऑप्शन थे. इंडिया कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेड टू IFRS, पर हमने ऐसा नहीं किया. हमने क्या किया, कन्वर्ज्ड किया, कन्वर्ज टू IFRS. क्लियर? वी हैव नॉट सिलेक्टेड दिस ऑप्शन, वी हैव सिलेक्टेड दिस ऑप्शन. अग्रेड में क्या बोल रहा हूं, हमने ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया, हमने ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया. अब उसकी वजह से आपकी हालत क्या हुई, कन्वर्ज्ड IFRS का मतलब क्या हुआ, IFRS उठाया, उसमें प्लस माइनस करके थोड़े चेंजेस करके उसका नाम दे दिया इंड एस. ये जो चेंजेस है ना, चेंजेस के 2 टाइप है. एक है दैट इज नथिंग बट कार्व इन, एंड दूसरा है दैट इज नथिंग बट कार्व आउट. देसी लैंग्वेज में बोलते चेंजेस है, पर टेक्निकल वर्ड उसका क्या है, कार्व इन एंड कार्व आउट. बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्व इन एंड कार्व आउट. मैं समझाऊं, कार्व इन पहले पकड़े, मैं यहां पे लिख दूं कार्व इन, में आपको समझा रहा हूं. ऐसा चेंजेस जिसकी वजह से IFRS का वायोलेशन नहीं हो रहा है. कार्व आउट मतलब एक ऐसा चेंजेस जो हमने इंडिया की इकोनॉमी को कंसीडर करके किया, जिसकी वजह से हम IFRS का वायोलेशन कर रहे हैं. रिपीट कर रहा हूं, कार्व इन मतलब एक ऐसा चेंजेस जिसकी वजह से हम IFRS का वायोलेशन नहीं कर रहे हैं. पर कार्व आउट मतलब एक ऐसा चेंजेस जिसकी वजह से आपका IFRS का वायोलेशन हो रहा है. सर एक एग्जांपल तो समझाओ. अज्यूम कर लो, ऐसा कुछ है नहीं जो समझा रहा हूं. IFRS एंड इंड एस, मान लो IFRS में आपको ऐसा बोला है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की 3 मेथड है, फीफो, लिफो. एक्चुअली नहीं बोला है, जस्ट आपको समझा रहा हूं, फीफो, लिफो एंड वेटेड एवरेज. पर कहना से इंड एस बोल रहा है कि नहीं 2 ही मेथड, फीफो एंड वेटेड एवरेज. दिमाग लगाओ, मैंने एक ऑप्शन रिमूव कर दिया. कौन सा ऑप्शन रिमूव कर दिया, लिफो. पर कहने से लिफो वाला ऑप्शन अगर मैं रिमूव कर दूं, उसकी वजह से IFRS का वायोलेशन नहीं हो रहा है. मैंने IFRS में ही जो 2 ऑप्शन थे, वही 2 ऑप्शन मैंने आपको सामने दे दिए. तो अगर मैं 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, तो 2 ऑप्शन में मैंने एक्चुअली कुछ वायोलेशन किया नहीं है. तो अगर मैं यहां से फीफो और वेटेड एवरेज का ही ऑप्शन दे रहा हूं अंडर इंड एस, तो सिंपल मैंने यहां पे कोई IFRS का वायोलेशन नहीं किया. कार्व इन मतलब ऐसा चेंज जिसकी वजह से आपका IFRS का वायोलेशन नहीं हो रहा है. पर कार्व आउट मतलब जिसकी वजह से आपका कुछ IFRS का कुछ वायोलेशन कर रहे हो. एक्चुअली क्या है, तो आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दूं. ये एग्जांपल एक्चुअली नहीं लिख सकती है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बोला था. IFRS बोल रहा है कि आप स्टेटमेंट ऑफ
टर्मिनोलॉजी का बहुत सारा चेंज है। यूज करो स्टेटमेंट ऑफ टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम, पर हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया। हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया? तो हम बोल रहे हैं कि हम नहीं, हम तो ये बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? अच्छा, IFRS बोल रहे हैं कि आप वर्ड यूज करो दैट इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पर हमने बोला ना हम तो ये फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम तो वर्ड कौन सा यूज करेंगे? बैलेंस शीट। पर इसकी वजह से आपका कुछ वायोलेशन नहीं हो रहा है। क्लियर? अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल दूं दैट इज नथिंग बट कार्व आउट। कार्व आउट मतलब व्हाट? एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से आप IFRS का वायोलेशन कर रहे हो। लाइक ये रहा IFRS और ये रहा लाइक इंड AS। IFRS बोल रहा है कि आपको मान लो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए FIFO मेथड ही फॉलो करना है, एंड दूसरा फॉलो कर सकते हो दैट इज समथिंग बट वेटेड एवरेज। पर हम बोल रहे ना हम तो FIFO देंगे, LIFO देंगे ना वेटेड एवरेज। कहने से आप एक ऐसी मेथड का ऑप्शन दे रहे हो जो एक्चुअली IFRS में मेंशन था ही नहीं, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? दैट इज समथिंग बट कार्व आउट। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा था। पर एक याद करो, इंड AS 103 है, दैट इज नथिंग बट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला। याद करो, हम जो नॉर्मली बिजनेस कॉम्बिनेशन जो करते हैं ना, वह एक्विजिशन मेथड से यूज कर रहे हैं। पर कहने से अगर अंडर कॉमन कंट्रोल है तो आपको एक बोला है कि मर्जर मेथड मतलब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आप यूज कर सकते हो। वैसा कुछ चीज IFRS में मेंशन नहीं है, तो हमने वो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया फॉर विच कंपनीज, जो कंपनीज अंडर कॉमन कंट्रोल है। इन दैट सिचुएशन आप एक ऐसा ऑप्शन दे रहे हो जो IFRS में मेंशन नहीं था, तो इसको मैं बोल दूंगा कार्व आउट। सिंपल बोल दो, चेंजेस को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक हो रहा है कार्व इन, एक हो रहा है कार्व आउट। कार्व इन मतलब एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से आपका IFRS का वायोलेशन नहीं होगा, पर कार्व आउट मतलब एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से आपका IFRS का वायोलेशन होने वाला है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये भी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि कितने इंड AS है। तो टोटल 41 इंड AS है, एंड हमने इंड AS का नाम कैसे दिया तो समझो। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, तो उसका हमने नाम दे दिया दैट इज नथिंग बट इंड AS 1। क्या था? तो सेम कंटेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? यहां पे लिख रहा हूं प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा आपके दिमाग में चला जाएगा। IAS 1 तो इंड AS 1। दूसरा, अगर आप चेक करोगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, तो हमने उसका नाम दे दिया इंड AS 2, एंड कौन सा होगा? दैट इज नथिंग बट इन्वेंटरीज। अब ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी अब कुछ भी चेंज करे ना, तो अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम में नहीं चेंज कर रहा है, वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? IFRS कर रहा है। और अगर आप चेक करोगे उन लोगों का IFRS 1, तो हमारा कौन सा होगा? हमने उसको 100 की सीरीज दे दिया, इंड AS 101, एंड वो कौन सा था? फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड AS। क्लियर? उनका अगर आप चेक करोगे IFRS 2, तो हमारा कौन सा निकलेगा? इंड AS 102, एंड 102 मतलब कौन सा होगा? दैट इज नथिंग बट शेयर बेस्ड पेमेंट। लेटेस्ट बोलो, उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया IFRS 16, तो हम क्या लेके आए? दैट इज नथिंग बट इंड AS 116 लेके आए। इंड AS 16 या इंड AS 116, एंड इंड AS 116 कौन सा होगा? लीज। अगर इंड AS 16 का एग्जांपल देखना है तो उन लोगों का IAS 16 होगा, तो मेरा कौन सा होगा? इंड AS 16 होगा, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा। सिंपल समझना, उनका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो नंबर से सेम नंबर हमने कॉपी पेस्ट लगाए, पर वो लोग जो IFRS के नंबर दे रहे हैं उसमें हमने 100 की सीरीज को ज्वाइन कर दिया, एंड 101 ऐसा कुछ करेंगे। क्लियर? तो सिंपल मैं आपको यहाँ इतना चीज लिखवा दूँ। सबसे पहले मुझे आपको लिखवाना है, वो क्या लिखवाना है? तो नेटवर्थ समझाना है। क्लियर? तो टाइटल लगाओ फ्रेंड्स, दैट इज नथिंग बट नेटवर्थ। छोटे छोटे बस 2-3 पॉइंट लिख दें, बाद में प्रैक्टिकल सॉल्व करें। तो वहां पे लिखना नेटवर्थ एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो वहां पे लिखना पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स
अगेन मैं बोल रहा हूँ जस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट वाले, मतलब रिवोल्यूशन रिजर्व यहाँ पे नहीं कंसिडर कर सकते। थर्ड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसमें से माइनस कर देंगे अक्यूमुलेटेड लॉसेस, एंड उसमें से माइनस कर देंगे डेफर्ड और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। क्लियर? तो वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, नेटवर्थ मिल जाएगा। डन। एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं, स्पेसिफिकली एक लाइन लिख दूं, नेटवर्थ विल बी कंप्यूटेड एज पर स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। सीएफएस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, हम आगे लिखने का स्टार्ट करें। मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ाया दैट इज समथिंग, पर टाइटल लगा दो डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंड एस। डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंड एस। क्लियर? उसमें फर्स्ट हम लिख रहे हैं दैट इज नथिंग बट काव इन, एंड वहां पे लिखो डिफरेंसेस विच डू नॉट लीड टू contradiction with IFRS. Contradiction with IFRS. As per example, terminology changed, IFRS suggests statement of financial position, but Ind AS suggests बैलेंस शीट। क्लियर? जस्ट एक टर्मिनोलॉजी चेंज है, उसकी वजह से कुछ हमारा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। एंड दूसरा दैट इज नथिंग बट कार्व आउट लीड टू डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट than as prescribed in IFRS and results in contradiction with IFRS. As per example, Ind AS 103 specifically suggests accounting treatment for common control entities, which is not there, which is not there
इन IFRS। क्लियर। एंड दूसरा आपको मुझे स्पेसिफिकली ये भी लिखवाना है, नेम ऑफ इंड एस, मतलब हर एक नेम नहीं लिखा होगा, जस्ट आपको पता चले ये लोग कैसे दिख रहे हैं। क्लियर, नेम ऑफ इंड एस। तो ध्यान से सुनना। हाँ, पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडेस 1 इज इक्वल टू, सॉरी इंडेस पहले नहीं लिखेगा, हमारा IAS में से इंडेस है ना, तो पहले लिखेंगे IAS 1 इज इक्वल टू इंडेस 1 इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको। क्लियर। दूसरा लिखो दैट इज नथिंग बट IAS 2, उसके जैसा हमारा भी है, कौन सा है, इंडेस 2, एंड हमने उसका नाम क्या दे दिया, दैट इज नथिंग बट इन्वेंट्रीज। क्लियर। तीसरा चेक करें, दैट इज नथिंग बट IFRS 1, दोनों इंटरनेशनल ही हैं, IAS ने IFRS 1, तो उसका हमने 101 दे दिया, दैट इज नथिंग बट इंडेस 101, एंड उसका नाम क्या है, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस। क्लियर। दूसरा एग्जांपल दो, दैट इज नथिंग बट IFRS 2 इज इक्वल टू, हमने नाम दे दिया इंडेस 102, एंड जिसका नाम क्या था, तो क्या, शेयर बेस्ड पेमेंट। अब दो ऐसा नाम दे दो तो आपको परफेक्ट पता चल जाए। चलो आप मुझे बताओगे, हाँ अब यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ IAS 16, तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंड AS भी 16 होगा, एंड फॉर योर नॉलेज इंड AS 16 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर। दूसरा मैं दे रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट IFRS 16, क्लियर। IFRS 16 के सामने बोलो हमारा नाम क्या है, यहाँ पे होगा इंड AS। IFRS आए तो 100 के सीरीज यूज करेंगे, इंड AS 116, एंड इंड AS 116 का नाम है दैट इज नथिंग बट लीज। क्लियर है। उन लोगों का इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो सेम नंबर हमारा रहेगा, बट जब हमारा IFRS आएगा तो हमने क्या कर दिया, आगे 100 की सीरीज को हमने ज्वाइन कर दिया। डन फ्रेंड्स, बस मुझे आपको इंड AS की एप्लीकेबिलिटी में इतना ही समझाना था। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट मुझे आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे ITFG के बुलेटिन सॉल्व करवाना है। फ्रेंड्स, मैं जब वर्ड यूज कर रहा हूँ ITFG, दैट इज नथिंग बट इंड AS ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ग्रुप है। ये ITFG का बुलेटिन किसके लिए मैं करवा रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लेना। मुझे आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली ये करवाना है कि ITFG ने जितने भी बुलेटिन इश्यू किए उसमें एप्लीकेबिलिटी रिलेटेड जितने भी इंड AS के रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। क्लियर। आपको जस्ट स्क्रीन पर देख के इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। डन। चलो क्लियर। ऊपर का नंबर कुछ काम का नहीं है आपके लिए। बी लिमिटेड नेटवर्थ 550 करोड़। तो क्वेश्चन में मैंने बोली दिया इंड AS इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, क्योंकि नेटवर्थ 550 है मतलब मोर देन 500, एंड अगर मोर देन 500 है तो इंड AS अप्लाई हो जाएगा 1/4/16 से। ए लिमिटेड NBFC होल्डिंग ऑफ द बी लिमिटेड। सुनना ये क्या हुआ, ये ए लिमिटेड है, ये जो मेरा ए लिमिटेड है ना वो कौन सी कंपनी है, NBFC कंपनी है। उसका बी लिमिटेड क्या था, तो क्या सब्सिडरी था, एंड बी लिमिटेड का नेटवर्थ आपने बोल दिया कितना है 550, एंड अगर 550 तो कहने से ये 1/4/16 से फॉलो कर देगा। एंड एक्चुअली कहने से अगर 1/4/16 से फॉलो करे तो होल्डिंग को भी फॉलो करना ही पड़ेगा। वो होल्डिंग कौन सी कंपनी था, तो NBFC था, तो ये फॉलो करने वाला नहीं है। सुन मैं बोलूँ, ए लिमिटेड अपना स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएगा। बी लिमिटेड अपना जो भी स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो कहने से इंड AS के हिसाब से बनाएगा। इसके सामने लिख दो SFS, पर कहने से ए लिमिटेड को अपना जो CFS बनाना है वो भी कहने से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाना है। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बी लिमिटेड
कि अपने पूरा डेटा ए को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर मैं आंसर पढ़ूं, बी लिमिटेड नेटवर्थ इज ₹550 करोड़, इंडेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, ए लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द बी लिमिटेड, but A NBFC follows notified accounting standard only because NBFC is not allowed to early adoption of Ind AS. In above case, non-financial companies, subsidiary, associate and joint venture covered under Ind AS roadmap should provide financial statement data in accordance with notified AS to parent company for consolidation until Ind AS becomes applicable to NBFC parent. जब तक NBFC को applicable नहीं होगा तब तक हमको डेटा पास ऑन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, दैट इज समथिंग बट ध्यान से आंसर देना। ए लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग जस्ट अ मिनट, ए लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ ₹150 करोड़। तो एक मिनट, ए लिमिटेड क्या था? तो कहना से फ्रेंड्स लिस्टेड था, एंड अगर वो लिस्टेड है तो कहने से नेटवर्थ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। कब से? 1/4/17 को। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ए लिमिटेड लिस्टेड था, 1 अप्रैल 17 को भी वो लिस्टेड ही था। क्लियर? बी लिमिटेड एनबीएफसी इज अ सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। ध्यान से समझना, ए लिमिटेड को तो कहने से इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। कब से? 1/4/17 से। उसके सब्सिडियरी कौन था? बी लिमिटेड था, पर बी लिमिटेड तो कहने से एनबीएफसी है, एंड जिसका मुझे क्वेश्चन में डेटा दिया नहीं है। तो सिंपल बोलूँ, ए लिमिटेड जो फॉलो करेगा वो कहने से इंड एस फॉलो करेगा, बी लिमिटेड जो फॉलो करेगा वो ए एस फॉलो करेगा। अच्छा, एंड कहना इसे ए लिमिटेड को जो CFS बनाना है वो भी इंड एस के हिसाब से ही बनाना है। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बी कि अपने पूरा डेटा इंड एस के हिसाब से कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। तो मैं आंसर पढ़ रहा हूँ, ए लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ ₹150 करोड़, इंड एस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 17। बी लिमिटेड एनबीएफसी इज अ सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड फॉलोस नोटिफाइड एएस ओनली, जो हमने यहाँ पे बोला था, ये नोटिफाइड एएस ही फॉलो करेगा। इन दिस केस A Limited needs to prepare India's compliant consolidated financial statement. So B Limited should provide relevant financial data in accordance with Ind AS for the consolidation purpose. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर चेक करूँ, X Limited has a net worth of ₹250 crore, but less than ₹500 crore in the financial year 13-14 as well as financial year 14-15 and is expected to increase ₹500 crore in financial 15-16. ध्यान से समझना, 31 मार्च अगर 14 को चेक करूँ, मैं अमाउंटिंग करोड़्स में लिख रहा हूँ, उसका नेटवर्थ 250 से ज़्यादा था पर 500 से कम था। मान लो उसका 300 करोड़ है, एंड अगर 300 करोड़ है तो अभी मुझे लग रहा है कि इंड एस मुझे एप्लीकेबल होगा 1/4/17 से। 31 मार्च 15 को चेक करूँ तो 31 मार्च 15 को भी मान लो 250 से ज़्यादा है पर 500 से कम है, मान लो वो 400 करोड़ था, एंड अगर 400 करोड़ है तो अभी भी मुझे लग रहा है कि मुझे इंड एस एप्लीकेबल होगा 1/4/17 से। 31 मार्च 16 को आपको एक्सपेक्टेड था कि आपका नेटवर्थ बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन ना चले, एक्चुअल चाहिए। हाँ, एक्चुअल बढ़ेगा तो ही मैं लूंगा। वेदर एक्स लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड एस फ्रॉम द 1 अप्रैल 17 विथ एन आर्ग्यूमेंट दैट इट इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी एज ऑन 31 मार्च 14 एंड ऑलरेडी फॉलिंग अंडर फेज 2। फेज 2 मतलब 1/4/17 वाला। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, फ्रेंड्स इतना चीज अंडरलाइन करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट नेटवर्थ एज ऑन 31 मार्च 16 इज अबोव 500 करोड़। 16 का नेटवर्थ चेक किया तो 500 से ज्यादा था, मतलब मान लो वो 550 करोड़ हो गया। एंड फ्रेंड्स अगर 550 करोड़ हो गया, इंड एस इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 16, 1/4/16 से आपको इंड एस अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? आंसर अगर मैं पढ़ूं, नो कंपनी शुड फॉलो इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 मीन्स कवर्ड अंडर फेज 1 because net worth is more than ₹500 crore as on 31st March 2016. Clear? Next अगर हम चेक करें, कंपनी A is a listed company, has 3 subsidiaries XYZ, सब लोग नॉन लिस्टेड है। तो कहने से अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करूँ तो A लिमिटेड था, उसका नेटवर्थ था 600 करोड़, एंड अगर 600 करोड़ तो कहने से एक्चुअली 1/4/16 से एप्लीकेबल होगा। 1/4/16 से अगर उनको एप्लीकेबल होगा तो कहने से एक्स वाई एंड जेड उनकी जो 3 सब्सिडियरी हो तीन को भी एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। तो नीचे वही लिखा है, सो आइडियली ए इज कवर्ड अंडर फेज 1 एंड सो इट्स ऑल सब्सिडियरीज ऑल्सो कवर्ड अंडर फेज 1 एंड इंड एस इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज फ्रॉम 1 अप्रैल 16। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्वेश्चन यहाँ पे चालू हो रहा है। कंपनी ए सोल्ड एंटायर इन्वेस्टमेंट इन एक्स ऑन 31 दिसंबर 14। मतलब क्या हुआ, ए के पास एक्स के जितने भी शेयर थे ना वो हमने 31 दिसंबर 14 को बेच दिए।
कहने से हम चेक करें तो 1/4/16 को ए एंड एक्स के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप था ही नहीं, तो बॉस एक्स को इंड एस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अगर फर्स्ट का आंसर बोलो, अच्छा वाई का भी चेक कर ले। कंपनी ए सोल्ड एंटायर इन्वेस्टमेंट इन वाई एज ऑन 31 दिसंबर 15, मतलब वाई के जितने भी शेयर थे वो हमने 31 दिसंबर 2015 को बेच दिए। अगर 31 दिसंबर 15 को बेच दिए तो 1/4/16 को चेक करो तो ए एंड वाई के बीच भी कोई रिलेशनशिप नहीं था, तो वाई को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जेड का बाद में सोचते हैं, आंसर में लिख रहा हूं। नाउ कंपनी एक्स एंड वाई इज नो लॉन्गर सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए at the beginning of 1st April 16, so X and Y is not required to follow Ind AS। X and Y को कुछ भी Ind AS फॉलो करने की जरूरत नहीं है। केस सी अगर चेक करें, कंपनी A has sold off its investment in Z on 31st December 16। Z का इन्वेस्टमेंट हमने कब बेचा, तो वो हमने बेचा है 31 दिसंबर 2016 को। एंड फ्रेंड्स कहने से अगर 31 दिसंबर 2016 को बेचे तो 1/4/16 को ए एंड जेड के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप था, तो गारंटी बोल रहा हूं जेड इंड एस फॉलो करेगा। तो अगर उसका मैं आंसर पढ़ूं तो चेक करें तो कंपनी जेड इज अ सब्सिडरी ऑफ ए एट द बिगिनिंग ऑफ 1st April 16, सो जेड लिमिटेड शुड फॉलो इंड एस। जेड लिमिटेड इंड एस को फॉलो कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट कर रहा हूं। कंपनी एक्स एंड वाई रजिस्टर्ड इन इंडिया having net worth of 600 crore and 100 crore respectively, are subsidiary of foreign company ABC Inc. has net worth more than 500 crore in financial year 15-16. Whether company X and Y are required to comply with Ind AS। समझाओ। ABC था ना, वो इंडिया में नहीं था, वो यूएस में था। उसके दो सब्सिडरी है एक्स एंड वाई, दोनों कहाँ पे है, तो दोनों कहाँ पे, इंडिया में। ABC INC तो क्या फॉलो करेगा, उस कंट्री का गैप फॉलो करेगा, मतलब वो कहना है यूएस गैप करेगा। मैं अज्यूम करो वो यूएस में। एक्स का चेक करो तो एक्स का नेटवर्थ था ना, एक्स का नेटवर्थ 600 करोड़ था, और अगर 600 करोड़ था तो कहना है वो इंड एस फॉलो कर देगा 1/4/16 से। पर वाई का नेटवर्थ कम था तो वाई क्या फॉलो करेगा, वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। सिंपल, तीन की दुनिया अलग अलग है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई कि अपने पूरा डेटा ABC INC होल्डिंग कंपनी को कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। तो अगर मैं उसका आंसर पढ़ूं, नेटवर्थ इज कैलकुलेटेड ऑन द स्टैंडअलोन बेसिस, सो एक्सिस शुड फॉलो इंड एस फ्रॉम 1st April 16। वाई लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड एस बिकॉज उसका नेटवर्थ कम है। फॉरेन कंपनी ABC इज नॉट अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, सो ABC इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड एस। ABC जो आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी थी तो उनको इंड एस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करें। कंपनी B इज एन एसोसिएट ऑफ कंपनी A, Company X is the holding of Company A. Company X has decided to adopt Ind AS voluntarily from 15-16. Whether A and B are statutorily required to comply with Ind AS from 15-16. समझाओ। Company B is an associate of Company A. Okay. Company X is the holding of A. X ने कहना इसे voluntarily follow किया। X अगर voluntarily follow करे तो A को भी करना पड़ेगा एंड बी को भी करना पड़ेगा। हम स्पेसिफिकली चेक कर रहे थे, इट मे बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और इट मे बी अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। एक ने भी अगर वॉलंटरली फॉलो किया तो बॉस सबको कंपल्सरीली इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। तो आंसर चेक करें तो कंपनी एक्स हैज अडॉप्टेड इंड एस वॉलंटरली फ्रॉम XY फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 15-16 टू A लिमिटेड बीइंग सब्सिडरी ऑफ X लिमिटेड shall apply Ind AS from financial year 15-16. B Limited is a direct associate of A Limited but not of X Limited. However, X Limited through its subsidiary has a significant influence over B indirectly. So B Limited should also apply Ind AS from 15-16. किसी एक ने भी voluntarily follow किया तो आपको करना पड़ेगा। Clear? Okay. Next question check करें। As on 31st March 14, Company A is a listed company and has a net worth 50 crore. चेक करना 31 मार्च 14 को लिस्टेड था, पर 31 मार्च 15 कंपनी इज नो मोर अ लिस्टेड कंपनी। ये अंडरलाइन करना, नो मोर अ लिस्टेड कंपनी। वेदर ए इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंड एस। चेक करो नेटवर्थ 50 है, 50 करोड़ मतलब 250 करोड़ से कम है, मतलब उन्होंने नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं किया। तो लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया, मैं लिस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा था, अगर वो 1/4/17 को लिस्टेड है तो ही एप्लीकेबल होगा। कहने से यहाँ पे 1/4/17 को नॉट लिस्टेड, तो
तो सिंपल आपका इंड एस एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। क्लियर, उनको इंड एस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आंसर पढ़ो। इट मे बी नोटेड दैट immediately before the applicability date, if criteria not met, then Ind AS is not required to follow, irrespective of the fact that criteria was met as on 31st March 14. In the given case, before the mandatory applicability date, that is 1st April 17, company ceases to be a listed company. Accordingly, it will not be required to apply Ind AS from financial year 17-18. क्लियर, अगर वो 1/4/17 को लिस्टेड होता तो ही एप्लीकेबल होता, बाकी होने वाला नहीं है। लास्ट क्वेश्चन चेक कर ले, फ्रॉम विच डेट Ind AS विल बी एप्लीकेबल। ए लिमिटेड, फोकस करना, लिस्टेड है, नेगेटिव नेटवर्थ है 600 करोड़। नेगेटिव इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये लिस्टेड था ना, अगर लिस्टेड था तो कौन सी डेट बोल रहा हूँ, 1/4/17 से आपको Ind AS एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर, 1/4/17 से Ind AS एप्लीकेबल। बी लिमिटेड अनलिस्टेड, हैविंग नेगेटिव नेटवर्थ, पहला बोल रहा हूं अनलिस्टेड है, जस्ट अ मिनट, अनलिस्टेड है एंड उसका नेटवर्थ नेगेटिव है 300। 300 है मतलब 250 से कम है। सर 300 250 से कम कैसे? अरे नेगेटिव था, नेगेटिव तो सिंपल नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। सेकंड चीज लिस्टेड था कि अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड था तो लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं किया, तो इंड एस इज नॉट एप्लीकेबल, उनको इंड एस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, एंड द लास्ट चेक करें, 31 मार्च 14 को 1260 है। हाँ, मान लो ये नीचे का डेटा आपको दिया ही नहीं है, 1260 मतलब कहने से आज आपको लग रहा है कि कौन सा 1/4/16, उसके बाद नेटवर्थ बढ़ा तो बढ़ा तो भी कि 1/4/15 करने की जरूरत नहीं है, 1/4/16 ही कंटिन्यू करोगे। उसके बाद नेटवर्थ कम होना तो भी आपको इंड एस अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सी डेट से, 1/4/16 से। क्लियर फ्रेंड्स, ये हर एक प्रैक्टिकल अच्छी तरह से बार बार सुन के जाना, क्वेश्चन में कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से अटेंड कर पाओगे। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पूरा डिटेल्ड विथ ITFG बुलेटिन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।